ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम चर्चा कर रहे हैं दंत धावन के संदर्भ में। कैसा हो दातुवन, कैसे करें दातुवन, या ब्रश या मंजन पेस्ट मुख शुद्धि के लिए हमको किन उपायों को करना चाहिए। मुख शुद्धि की बात के साथ साथ में जरूरी है, आयुर्वेद के अंदर में एक बात और की गई है, उसको हम कहते हैं गंडूश या कवल। गंडूश या कवल ये है कि प्रातःकाल उठ करके तो हमको दातुवन या मंजन जरूर करना चाहिए, परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति आती है या प्रातःकाल के अतिरिक्त समय में, प्रातः हमने दातुन कर लिया, फिर हमने नाश्ता करा, फिर हमने दोपहर को भोजन किया, या हम दिन भर दातुन या दिन भर ब्रश नहीं कर सकते हैं। हालांकि ब्रश और दातुन के लिए प्रातः और रात्रि के लिए विधान किया गया है, अन्यथा हमको जो गंडूश है, कवल है, वो हमेशा भोजन के बाद करना चाहिए। यानी कि दांत साफ कर लिया सुबह, फिर आपने नाश्ता किया, या कई बार दांत साफ करने की सुबह व्यवस्था नहीं हुई या आपको ब्रश नहीं मिला, या तो क्या करें। उस स्थिति में भी कहा कि पानी से कुल्ले करना और गरारे करना, उससे कुछ हद तक जो हमारे मुंह में जमा होता है जो मल वगैरह, वह भी साफ हो जाता है। जीभ और दांतों में जमा हुआ मैल भी साफ हो जाता है। पर धीरे धीरे उंगली से अच्छी तरह से साफ कर करके मसाज करनी चाहिए। यदि इस तरह से ब्रश और पेस्ट यदि सहज रूप से उपलब्ध ना हो पाए तो भी उंगली से कई देर तक आप कम से कम 2 मिनट तक इसको मसूड़ों में ऊपर नीचे अच्छी तरह से करिए, फिर इसको पानी को धीरे धीरे मुंह में डालिए और साफ करते रहिए। यह इस क्रिया को इससे क्या है कि जो कफ है या मुँह में जो थोड़ा बहुत जमा हुआ जो मैल है या जो मुंह की जो दुर्गंधी है, उससे साफ हो जाता है। तो बाकी यदि उसके बाद में यदि आपको सरसों का तेल या तिल का तेल यदि आपको मिल जाए, तो यदि आप थोड़ा बहुत मलते हैं या उसको मुंह में डाल करके थोड़ा घुमाते हैं, तो इसको कवल ग्रह आयुर्वेद में कहा जाता है। यानी कि मुंह में ले करके उसको थोड़ा घुमाना, इससे दांत और मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। और आजकल तो एक चीज़ और भी है, यदि आप पेस्ट करते हैं तो उसके बाद में भी यदि मंजन ले करके आप थोड़ा सा गम्स की मसाज करते हैं और थोड़ा बाद में जिसको कवल ग्रह कहा जाता है, यदि वो करते हैं तो दांत और मसूड़े बहुत मजबूत रहते हैं। परंतु इस क्रिया को प्रातःकाल मंजन करने के बाद में भी जब जब आप कुछ खाएं उसके बाद जरूर जो है ये कवल ग्रह करना चाहिए। यानी कि मुंह में पानी भर करके दाएं बाएं घुमाना, कुल्ला करना, यानी कि अच्छी तरह से कुल्ला करना, ये कवल ग्रह कहलाता है। इससे दांत मजबूत रहता है, खाया हुआ पदार्थ दांतों में नहीं फंसता है
और खटास से दंत हर्ष नहीं होता है, यानी दांतें इससे स्वस्थ बने रहते हैं। और दांतों के साथ साथ में इससे आवाज़ भी, इससे गला भी हमारा ठीक रहता है, मुंह का स्वाद भी अच्छा बना रहता है और इससे भोजन में भी रुचि बनी रहती है। यानी कि इसको करने से ही हमको बहुत सारे जो लाभ हैं वो मिल जाते हैं। और नियमित रूप से इसीलिए कबल करना चाहिए, कुल्ला करनी चाहिए, गरारे करने चाहिए, जो गंडूश कहते हैं। इससे गलों का सूखना या होठों का फटना, ये सब शिकायतें भी दूर होती हैं। और होठों को फटने के लिए मेरे को एक बात याद आ गई कि उसके लिए यदि आप थोड़ा सा सरसों का तेल, तिल का तेल लेकर के यदि नाभि में लगा देते हैं तो होठों का फटने का काम एकदम तुरंत बंद हो जाता है। सरल उपाय है पर बहुत लाभकारी है और हमारे यहाँ करोड़ों लोग इस कार्य को करते हैं और आप भी जानिए और आप भी इसका प्रयोग करिए। और इसी तरह से हमने कहा कि गडूस करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ जड़ी बूटी युक्त द्रव्यों को डाल करके, जैसे बबूल के पत्तों को डाल दीजिए, नीम के पत्तों को उबाल लीजिए, उबाल करके भी आप कुल्ले या गरारे कर सकते हैं। गरारे करने से जो गंडूश करने की वजह से जो गले में खराश है, कफ है, उसके लिए भी गंडूश का विधान है। और हमने देखा है जिनका गला खराब रहता है, जिनके गले में आवाज़, गला बैठ जाता है, अमरूद और जामुन के पत्तों को यदि उबाल करके गरारे करते हैं तो उससे गला साफ हो जाता है, बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है, मुंह का दुर्गंध ठीक हो जाता है। आप इस तरह से अनेक जड़ी बूटियां डाल करके भी गंडूश कर सकते हैं। उसमें जैसे बबूल के छाल को थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा सा आप उसके अंदर आम के छाल को डाल दीजिए, बबूल और आम के छाल को उबाल करके, खदीर के छाल को उबाल करके, इन सब पदार्थ से आप गंडूश कर सकते हैं, गरारे कर सकते हैं। इससे भी जी मिचलाना, गला खराब होना, कफ जमना या सर का दर्द या नज़ला जुकाम, इन सब में भी इससे पूरा लाभ होता है। तो ये इस तरह से हम गंडूश करें और हम इस तरह से दातून करें, ये विधि मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और आयुर्वेद में इसका बहुत विशाल रूप में, विशद रूप में, बृहद रूप में इसका वर्णन है। उसके बाद क्या करें? इसके बाद कहा कि हमको प्रतिदिन जो है, हमको नित्य प्रति तेल का, मालिश का, अभ्यंग का विधान किया है आयुर्वेद के अंदर में। आज तो इस फैशन के ज़माने में हमने तो देखा, जब मैं वाराणसी में था, पढ़ता था, हमने देखा कि सुबह सुबह लोग तेल पे बिल्कुल घाटों के किनारे पर सब लोग आकर के अपना लंगोटी कस करके और देह तेल की मालिश वहाँ पर एक दूसरे की मालिश करते थे और उसके बाद कुश्ती करते थे। फिर हम लोगों ने गुरुकुल में भी यही देखा। हम लोग प्रतिदिन, हमारे लिए नियम था कि हम तेल मालिश करते थे पूरे शरीर में, फिर हम कुश्ती करते थे, तेल मालिश करते थे, फिर व्यायाम करते थे। पर वो परंपराएं आज बच्चों को तो तेल मालिश कराया जाता है पर बाद में वो परंपराएं छूट जाती हैं। तेल मालिश करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। तो सर पे तेल डेली लगाना चाहिए, क्योंकि तेल डेली लगाने से आप देखेंगे कि आज तो तेल तो नहीं लगाते हैं लोग, डाई लगाते हैं, कलर लगाते हैं। डाई और कलर लगाने से बहुत तरह की हानि होती है। हमने देखा कि केमिकल के डाई सर पे लगाया, आंखों की रोशनी चली गई। केमिकल का डाई सर में लगाया, उनको सोराइसिस हो गया, उनको एक्जिमा हो गया, स्किन प्रॉब्लम हो गई, एलर्जी हो गया, पूरे शरीर में एलर्जी हो गया। डाई तो लगाई थी सर में भाई ने, सुंदर बनने के चाहत में सारा शरीर के जो शोभा और कांति को समाप्त कर दिया। तो उन केमिकलों से जितना हो सके बचिए। जितनी आयु है भगवान ने जितना हमको दे रखा है, यदि प्राकृतिक रूप से ही रह जाए तो बुरा नहीं लगता है, अच्छा लगता है। पर कभी कभी हम जो है ज़्यादा सुंदर बनने के चक्कर में अपना रूप भी खो देते हैं। आदमी तो चला था कहीं हीरो बनने के लिए, वो बंदर बन जाता है। तो ध्यान रहे कि हीरो बनने के चक्कर में हम बंदर न बन जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्राकृतिक उपायों को करें, जैसा शरीर भगवान ने आपको दिया इसको ठीक करिए। इसके ऊपर लिपापोती की जगह पर हम नित्य प्रति सर में तेल लगाएं। तो तेल लगाते हैं, तो तेल लगाने के लिए कौन सा तेल उपयुक्त है? उसमें आप तिल का तेल लगा सकते हैं, नारियल का तेल लगा सकते हैं, जैतून का तेल लगा सकते हैं, सरसों का तेल लगा सकते हैं। मैं तो नारियल का तेल या सरसों का तेल प्रतिदिन लगाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। जिस दिन तेल नहीं लगाता उस दिन मेरे को बड़ा अनईजी, अनकम्फर्ट फील होता है। तो प्रतिदिन हम तेल लगाते हैं। इसका उपयोग जो है गर्मी में करना चाहिए, परंतु सर्दी में भी करना चाहिए। हम सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे भरी धूप, कोई भी मौसम हो, हम प्रतिदिन तेल लगाते हैं। तो इसको तेल लगाने से हमने स्वयं देखा है कि बालों को असमय में सफ़ेद होने से, झड़ने से या सर दर्द होने से, सर में भारीपन से ये तेल रोकता है। गंजापन से या स्किन की जो ड्राइनेस से तेल रोकता है। आँखों के लिए और आपके
कान के लिए और इंद्रियों को बलशाली बनाने में भी ये बहुत ही लाभकारी होता है। और बाल लंबे, काले और घने मजबूत होते हैं। इसके लिए बहुत कृत्रिम या बनावटी तेलों की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो सहज रूप से जो कोल्हू से निकला हुआ तेल है, शुद्ध तेल है, उसका सेवन, उसको लगाने की आदत डालिए। बादाम रोगन भी लगा सकते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा हो। शुद्ध बादाम रोगन, ये जो आलमंड ऑयल के नाम पर बाजार में आता हुआ नहीं, शुद्ध बादाम रोगन जो है, बादाम का तेल है, उसको भी लगा सकते हैं। यदि नहीं है तो है जैसे कि हमने कहा सरसों का तेल या तिल का तेल भी या नारियल का तेल, ये 3 तेल उपयुक्त हैं सर पे लगाने के लिए। जो अच्छा है उसको लगाइए और लगाने के बाद में आप थोड़ा सा उस तेल को थोड़ा सा नाक में, थोड़ा सा कान में भी डाल सकते हैं। हालांकि आजकल ये फैशन के ज़माने में मॉडर्न डॉक्टर ने कहाँ से सीख लिया, क्षमा करिएगा, वो कहते हैं कान में तेल मत डालो, नाक में तेल मत डालो। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से हमारी माताएं, बहनें, दादी, नानी सब तेल डलवाते थे और आज भी हमारे कान और नाक स्वच्छ हैं तो उनको डालना। हाँ, तेल शुद्ध होने चाहिए पर वो हानिकारक नहीं है, लाभकारी है। और कंघी आदि उसके बाद में कंघी करिए, आप सुंदर लगे, क्योंकि केश प्रसादिनी केश्या रजो जंतु मलापहा, इस तरह से कई देव निघंटु के अंदर लिखा है कि जो है केश की बहुत अच्छी जो इससे जो है मल आदि का हरण करने के लिए, बाल सुंदर और स्वच्छ करने के लिए विधान किया। तो इससे केश को जो है तेल मालिश के द्वारा, जिस प्रकार इसके लिए कहा कि तेल मालिश के द्वारा जिस प्रकार जो घड़े हैं सूखी चमड़ी और रथ और मोटर गाड़ियों के पास की धुरी में तेल डालने से मुलायम और मजबूत होते हैं, उसी प्रकार शरीर पर तेल मालिश करने से शरीर शक्तिशाली और त्वचा मुलायम होता है। तो यानी कि जो चाहे रथ है, घोड़ा है, जितने भी, जैसे आपने देखा होगा जो मशीन है, यंत्र है, आपने देखा होगा कि जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पर तेल लगाया जाता है तो कर नहीं करता है, वो ज़्यादा दिन चलता है। इंजन में भी इसलिए कहते हैं इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल की तरह से यदि हम तेल अपने शरीर में लगाते हैं तो कभी भी वो हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि तेल जो है वो बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है। बाहर के जितने भी जो विकारी तत्व हैं उनसे शरीर को बचाता है। आप जैसे कभी तेल लगाएंगे तो बाहर का जो वातावरण का जो प्रभाव है वो कम होता है। इसीलिए त्वचा वात का स्थान है, इसलिए कहा कि त्वचा में रोमकूप ज़्यादा होते हैं, तो जिससे जिनको पित्त की गर्मी होती है त्वचा पर लगाए गए तेल में जो है शरीर में लीन हो जाता है और ये इससे वात शांत हो जाता है। और इतना ही नहीं, तेल लगाने का जो है, तेल मर्दन का शास्त्रों में बहुत ही प्रशंसा की गई है कि कहा कि बुढ़ापा से बचना हो, थकान को दूर करनी हो, त्वचा की सुंदरता के लिए खुरदुरापन दूर करना हो और झुर्रियाँ ख़त्म करनी हो, बोले दृष्टि को सुंदर बनाना हो, शरीर को पुष्ट करने हो, तो क्या करें, बोले तेल लगाओ। तो त्वचा को कोमल और आकर्षकता बना ही सकते हैं। आप मसाज जरूर करिए, तेल जरूर लगाइए, शरीर की दुर्गंध के लिए, मैल खुजली के लिए भी, पसीने की बदबू को भगाने के लिए भी और तंद्रा को दूर करने के लिए भी। यदि कोई चंपी कर दे बहुत अच्छी तरह से शाम को बैठा करके तो अच्छी नींद आती है, अद्भुत है। तेल मालिश जो है ये हमारे आयुर्वेद में, शास्त्रों में ऋषियों ने कहा है। इसलिए तेल की मालिश जो है वो ध्यान रहे कि जिधर बाल, जैसे ये बाल इधर इस तरफ बाल इधर जा रहे हैं तो कभी भी इधर ऐसे उल्टा नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे, धीरे धीरे जिधर जिधर बालों की दिशा है, जिधर जिधर बाल हैं उधर की दिशा में करनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर से कभी कभी क्या करते हैं, पहलवानी मालिश से, बोले रगड़ा मारो। मेरे पास भी हमारे यहाँ एक, पहले मैं कभी कभी मसाज कराता था, मुझे याद है कि हमारे यहाँ एक मसाज के लिए एक लड़का था, यंग था, तो उसने कहा गुरुजी मैं बढ़िया मालिश करता हूँ। मैंने कहा बेटा चल थोड़ा कर दे। उसने ऐसा रगड़ा कि बहुत दिन तक मेरी सारी पैरों की जो छाल चमड़ी उतर गई। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, यानी कि बहुत जोर लगाने से ये मूर्खतापूर्ण काम है। आप धीरे धीरे मसाज करिए। वो हम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब आदमी कर लेता है तो भुगत लेता है, तो न कर करके भुगतना से अच्छा तो करके भुगतना है, पर करने भी ऐसा मत भुगत लेना कि जो आपके लिए हानिकारक हो। आप इसीलिए जोर लगा के मालिश नहीं करना, आराम से मालिश कर लीजिएगा। और धूप, जैसे सुबह सुबह जब धूप खिली धूप होती है, यदि उस समय मालिश करने का मिल जाए तो कहना ही क्या। यदि ऐसी अनुकूलता हो तो सुबह सुबह की धूप में और आप मालिश करें, उसके बाद में आप देखेंगे क्या त्वचा में आरोग्य, क्या त्वचा में लालिमा, क्या त्वचा में तेजी रहती है और क्या आपको मांसपेशियाँ आपकी मजबूत बनती हैं।
तो इसलिए स्नायु तंत्र और नाड़ी तंत्र की दुर्बलता को दूर करना हो, उनको मजबूत बनाना हो, संधिवात और इन सब चीज़ों को दूर करना हो, तो ये अद्भुत है मालिश 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 मालिश। इसको आप जरूर कराइए। यदि हो सके तो कोई दूसरा कर दे, नहीं तो अपने आप करिए, क्योंकि दूसरा कर दे तो उसमें तो अलग ही स्वाद है, पर घर में जो है आप स्वयं भी अपनी मालिश कर सकते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद के अंदर में ये मालिश के बाद में, जैसे मैंने कहा कि कान में तेल डालने का भी विधान है, और कान में तेल डालने का विधान प्रतिदिन डालने का विधान है। और ये भी बड़ी बात है, मैं बताना चाहता हूँ कि मॉडर्न सिस्टम वाले कहते हैं कि कान में तेल बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, और आयुर्वेद कहता है कि प्रतिदिन कान में तेल डालना चाहिए। ये निश्चित रूप से हमने देखा है कि प्रतिदिन कान में तेल डालने से कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि प्राचीन काल में आप देखोगे और अभी भी अपने बड़े बुजुर्गों को देखोगे, गांव देहात में देखोगे, सब लोग प्रतिदिन कान में तेल डालते हैं, नहीं तो सप्ताह में एक दिन तेल डालते हैं। उनके कान आज भी ठीक है, ना उनके कान में बीमारी है, ना उनके कान में दूसरे किसी तरह का रोग है। दुर्भाग्य से जो हम कहते हैं कि कान में तेल बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, उनके कान खराब है, उनका बहरापन है, उनके कान में खुश्की है, उनके कान में मवाद है। इसीलिए यदि इस तरह का रिसर्च हम आग्रह बुद्धि छोड़ करके कि कान में तेल डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, इसके लिए एक रिसर्च कर लीजिए, एक स्टडी कर लीजिए, एक सर्वे कर लीजिए, उससे पता चलेगा। पर मैं कहना चाहूँगा कि जो आयुर्वेद में कथन है कि कान में तेल डालना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है, वो बात वैज्ञानिक है और यह तथ्यपूर्ण है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर तो कान के रोगों के लिए तो बहुत सारे तेलों का भी विधान किया गया है, औषधि के रूप में तेल का विधान किया गया है। तो तेल ऐसे हानिकारक कैसे हो सकता है? तो इसलिए कान में तेल जरूर डालना चाहिए। उससे ऊँची सुनना, बहरापन, कान के रोग, या कभी कभी आपने देखा होगा कभी कभी कानों से साए साए की अलग अलग तरह की आवाज़ आना, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, कोई भी समस्या कान में तेल में डालने से ख़त्म हो जाती है। और कान को कितने देर तक तेल धारण करें, आप देखेंगे कान में एक सीमा तक के अंदर जाता है, डाल करके थोड़ा सा इसको हिला दें, हिला करके टेढ़ा करके डाल लें। डालने के बाद जितना उसमें रमना होता है रम जाता है, फिर बाद में निकल जाता है, तो कोई बात नहीं, बाहर पहुँच लें, साफ़ कर लें। धारण करना कितने देर रखना चाहिए, तो लिखा है कि आयुर्वेद के अंदर 2 मिनट लगभग जरूर आपको धारण करना चाहिए। 2 मिनट इस कान में तेल डाला, 2 मिनट इसमें डाला, थोड़ी देर हिलाया, थोड़ी देर रवा होने दिया, फिर छोड़ दिया। ये 5 मिनट का तो काम है, पर इससे आपको लाभ अद्भुत है। तो यह भी आपको पूरा लाभ देने वाला है। तो इसीलिए कि जब तक दर्द वगैरह हो तो भी तेल मालिश करने के लिए कहा। इसके अलावा तेल कान में डालने के लिए कहा गया। फिर पैरों में तेल मालिश। अब हम मालिश की ही बात कर रहे हैं, तेल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको कहा पादाभ्यंग। पादाभ्यंग में प्रतिदिन पैरों में तेल लगाने का विधान किया गया है आयुर्वेद के अंदर, और इससे कहा कि इससे बहुत लाभ हो जाता है, बहुत लाभ होता है। पैरों में तेल से खुरदुरापन है, रूखापन है, शिथिलता है, थकावट है, सुन्न होना है। और मैं निवेदन कर दूं कि पैरों में तेल सुबह आप मालिश के टाइम पर भी लगा सकते हैं, अन्यथा रात्रि को भोजन करते ही मालिश नहीं करना चाहिए। भोजन करके जब सोने से पहले भी यदि आप थोड़ा सा पैर में मालिश कर देते हैं, तलों में मालिश हो जाती है, थोड़ा सा सर पे मालिश होती है, तो बहुत अच्छी नींद आती है। नींद के लिए थकावट पूरी दूर हो जाती है, क्योंकि भोजन से पहले आप अच्छी तरह से गर्म से पानी से पैर धोइए। पैर धोने के बाद आप भोजन करिए। भोजन के आधा पौने घंटे के बाद में आराम आराम से पैर के तलों में और सर पर मालिश कराइए। फिर देखिए क्या अद्भुत नींद आती है, कितना आनंद आता है, सारी थकान दूर हो जाती है। इसीलिए पैरों में मालिश वगैरह करने से जो पैरों के सिकुड़न है, नसों के सिकुड़न है, दर्द है या पैरों का फटना है, उन सारे रोगों में पूरा लाभ हो जाता है। और एक रहस्य की बात मैं बताना चाहता हूँ, पैरों की मालिश करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। न जाने उस पैरों का और आंखों का क्या संबंध है, पर यह बात सत्य है। इसलिए जिन लोगों के पैरों में तलों में मालिश होती है, तलों को रगड़ा जाता है, उनकी आंखों की दृष्टि तेज होती है। इसलिए इसका हमें हमेशा ये कहा जाता था कि पहले हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि हम लोगों को इसको धर्म का अंग बना दिया गया था कि शौच के बाद में, मूत्र त्याग के बाद में या भोजन से पहले, कि ध्यान रखना, पैर शौच करने के बाद, भोजन करने से पहले ये पैर धोना जरूरी है और पैर पोंछना जरूरी है। इसको धर्म का अंग माना गया था। दुर्भाग्य से आज हमारी जो ये परंपराएं थी लुप्त हो गई हैं। लोग पैर धोना और पोंछना तो बहुत दूर की बात है, जो मोजे और जूते टाइट पहने होते हैं वो उसी तरह से जाकर हंगते हैं, आकर के बिना धोए निकल जाते हैं, खाने के लिए भी वैसे ही बैठ जाते हैं। ये बहुत गलत है। पाश्चात्य
संस्कृति के अनुकरण में हम अपना सत्यानाश न करवाएं, ये हमारा आपके से निवेदन है। तो ये लाभकारी चीज़ों को हम क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्या इसलिए मात्र कि हमारे ऋषियों ने कहा है, या हमारे लिए ये हमारी परंपरा से हमको फ्री में मिली है? यदि यही चीज़ रिसर्च हो जाए, अनुसंधान हो जाए, पर उसका जो स्टडी हो जाए, जब आपको पता चले तो आप उसको आंख मूंद करके स्वीकार कर लोगे। हमारे ऋषियों ने अनुसंधान करके सहज रूप से हमको दिया है, तो क्या हम उसका अपमान करेंगे? नहीं। ध्यान रहे, जितनी बार भी मूत्र त्याग करें, जितनी बार जो भोजन से पहले पैरों को धोएं और उसके बाद पोंछें, और प्रातःकाल स्नान से पहले जैसे मैंने कहा पैरों में तेल मालिश करना, सोने से पहले तेल मालिश करना, ये सब हमारी विधाएं हैं। और पैरों के लिए तो जैसे बुखार वगैरह होता है तो लौकी से रगड़ना, खीरे से रगड़ना, या बर्फ आदि से भी रगड़ना, इससे भी बहुत तरह के रोग दूर होते हैं। तो हमने बात की आपके कान में तेल डालने की, बात करी पैरों की मालिश की, शरीर की मालिश की। अब हम इससे आगे बात करना चाहते हैं नस्य कर्म, यानी नाक में तेल डालना। नाक में तेल डालने को भी, ये नाक को जो है ना, ये सर का द्वार माना गया है ये आयुर्वेद के अंदर में। इसीलिए जो नाक में तेल डाली जाती है वो सीधा असर सर पे करता है, इसका प्रभाव सर तक पहुंच जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ वर्षा, हेमंत, वसंत ऋतुओं में तो कहा कि जब आकाश में बादल न हो तो नाक में तेल की कुछ बूंद डालनी चाहिए, ये कहा गया है। और ये तो नित्य कर्म के रूप में भी ये क्रिया जरूर करनी चाहिए। यदि आप तेल का और कुछ नहीं तो नस्य पान 4 बूंद 5 बूंद यहाँ तेल रखिए, रख करके सुबह ऐसा खींच लेते हैं तो ये थोड़ा सा नाक को ये तर कर देता है, साइनस तक थोड़ी सी लगेगी तो जैसे सरसों का तेल है वो लगती है, नारियल का तेल कम लगता है, बादाम रोगन कम लगता है, आपका तिल का तेल कम लगता है, जैतून भी थोड़ा कम लगता है। तो जो चीज़ अभी यदि आपको तीक्ष्ण लेना है नस से तो सरसों का तेल पर्याप्त है। 4 बूंद, बस 4 बूंद डालिए, इतना ही बहुत जरूर। इतने से आप देखेंगे यहाँ ये पोर्शन तर हो जाता है, कोई पूरा नाक में भरने की जरूरत नहीं है। तो इससे आप देखेंगे पूरा जो कफ है, पूरा रेशा है, पूरा निकल जाएगा। सुबह उठ करके पूरा साफ कर लीजिए। तो विविध तरह के जो बैक्टीरियल वायरल रोग हैं, क्योंकि उसकी चिकनाहट से, उसकी जो तेल के प्रभाव से अंदर तक नहीं जाएंगे और वो आपको दूषित नहीं करेंगे चीज़ों को। तो इसीलिए सर पर तेल लगाने के बाद ही फिर जैसे हमने कहा नाक में तेल डालना चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि तेल कब लगाएं, नस्य आदि कब करें, जब शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में, मल त्याग के बाद में, दंत धावन के बाद में ये क्रिया जरूर आपको करना चाहिए। तेल के पात्र को गर्म पानी में रख करके वाष्प के संयोग से गुनगुना करना चाहिए। तेल के लिए आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है तेल को सीधा गर्म नहीं करना चाहिए, पर सीधा गर्म यदि कभी करना भी पड़े तो ज़्यादा गर्म मत करना, हल्का गर्म कर लेना, क्योंकि इसको तेज गर्म करके ठंडा होने से तेल के जो स्वाभाविक गुण है वो समाप्त हो जाते हैं। तेल के अंदर जो औषधीय तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए और पर वो जो तेल गर्म किया हुआ तेल है दोबारा गर्म बिल्कुल मत करना, उसमें इतना ही गर्म करना कि एक बार गर्म किया हुआ तेल एक बार के प्रयोग से समाप्त हो जाए। और ये जरूर, ये बात छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आप जब सर में मालिश वगैरह करें तो किसी कुर्सी में, किसी सहारे में टिका करके थोड़ा सा नीचे की और थोड़ा सा हल्का झुका करके, या जैसे भी तख्त पर लेट करके गर्दन के थोड़ा पीछे लटका करके, तो जैसे कुछ नाक में भी तेल डालना हो तो उस तरह से डालें, कंफर्ट लेवल पर डालें। नहीं तो जैसे मैंने बताया कि आपको थोड़ा झुक करके भी थोड़ा सा आराम से खींचें। कभी कभी क्या होता है खींचते समय यदि आपने बड़ी जोर से खींच लिया तो मस्तिष्क में एकदम झंझनाहट उठती है, एकदम परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में आप पीछे हो जाएं, थोड़ा सा इसको इस तरह से लेटवा लें और किसी को कहें कि हाँ 2-2 ड्रिप बूंद नाक में डाल दें, तो उससे फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से एक एक नाक के ऊपर डालना चाहिए। तो नाक के डालते समय एक नाक को जैसे बंद करके ये करना ज़्यादा उत्तम है। फिर इसको दूसरे को एक एक नाक में डालिए। कभी कभी 2 नाक को करते समय श्वास एकदम निकल जाता है या बाहर अंदर होता है तो परेशानी होने लगती है। उसके बाद में जो भी निकले रेशा और बलगम उसको थूक देना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। नस्य के बाद में लगभग समझ लीजिए कि आपको 100 तक गिनती तक का, 100 तक गिनती यानी मुश्किल से आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक आपको उस स्थिति में रहना चाहिए। तो गर्दन से ऊपर के जो ऊर्ध्वजत्रुगत रोग हैं उनको दूर करने के लिए नस्य को बहुत ही उत्तम माना गया है। इसके लिए आयुर्वेद के अंदर वर्णित जो हमारे यहाँ बहुत प्रचलन में है अणु तेल, और अणु तेल बहुत अद्भुत है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो जैसे मैंने कहा कि सरसों का तेल करिए, अब तिल का तेल करिए, जैतून का करिए, हो तो बादाम रोगन कर लीजिए, गाय का घी का भी प्रयोग में आप ला सकते हैं।
इसीलिए इससे कहा कि बहुत तरह की जो सर दर्द वगैरह, आधी शीशी वगैरह हैं, और जो मन्यास्तंभ आदि जो बीमारियां हैं, नाक की सूजन वगैरह है, या जो आपका साइनोसाइटिस वगैरह की जो प्रॉब्लम है, ये सारी बीमारियां ठीक होती हैं। बुढ़ापे में भी एक चेहरे पर, सर पर तेज बना रहता है और बाल सफ़ेद होने से भी इससे बचाव होता है। और यदि आप स्वस्थ आरोग्य का लाभ चाहते हैं तो आप, ये भी कहा गया कि नाक में गोघृत को तो आप नाक के माध्यम से भी अंदर तक भी ले सकते हैं। उसमें आपको आरोग्य के लिए उत्तम माना गया है। यानी कि जो सरसों का तेल है या जो बादाम रोगन है या आप जो घृत है, यदि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो पेट में भी चला जाता है, तो वो भी लाभकारी माना गया है। तो इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार जो व्यक्ति को स्वस्थ अवस्था में भी जो है ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी में न करें, ऐसा माना गया है। बाकी सब समय पर नस्य आप कर सकते हैं। हालांकि हमने देखा है कि आप 12 महीने नस्य कर सकते हैं, प्रातः काल कर सकते हैं। हालांकि शास्त्रों में लिखा, शीतकाल में दोपहर को नस्य करो, ग्रीष्म काल में प्रातः सायं करो, वर्षा में दोपहर को धूप के समय में दे दो, ऐसा वर्णन है। पर यदि आप सुबह सुबह भी कर लेंगे, नहीं तो आप कब ध्यान रखते रहेंगे दोपहर को कब करूँ, रात को कब करूँ, सुबह कब करूँ, पर जरूर करो, सुबह कर लो, पर्याप्त है। नस्य कर्म के विषय में काल का जो विभाजन तो आयुर्वेद में किया है, पर इसमें थोड़ा सा जो ध्यान रखने की बात है, कहते हैं कि पित्त होने पर दोपहर को, वात होने पर सायंकाल को नस्य देना और कफ होने पर प्रातः काल को देना। परंतु थोड़ा सा नस्य जो है आप सुबह सुबह जरूर ले सकते हैं। तो वात से होने वाले जो सर के रोग हैं, हिचकी है या किसी भी तरह के जैसे स्वर भ्रंश है, गला बैठना आदि में भी प्रातः सायं 2 बार नस्य देने के लिए भी कहा गया है। तो इस तरह से ये नस्य के लाभों को हमने चर्चा करी। अब हम आगे बात करेंगे। आपने नस्य दिया, आपने मालिश करी, मालिश के बाद हम क्या करें? मालिश के बाद में कहा कि व्यायाम करें। तो हम चर्चा करेंगे व्यायाम के संदर्भ में। व्यायाम क्या है, यानी कि जिस व्यायाम की चर्चा इस क्रम में ये जो आपको हम बताने जा रहे हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य का जो विज्ञान है, यह जो पूरा दर्शन है आयुर्वेद का, हम इस दर्शन की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में स्वस्थ वृत्त की हम चर्चा कर रहे हैं। स्वस्थ वृत्त की चर्चा में हमने चर्चा की है आपके लिए किस तरह से लाभकारी है यह मालिश, ये जो सब तरह की जो नस्य आदि क्रियाएं। तो अब हम चर्चा करेंगे व्यायाम किस तरह से आपके लिए लाभकारी हो सकता है। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।